हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीके एजुकेशन हब। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश रेनबो पार्ट 2 प्रोज सेक्शन का पहला चैप्टर जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को समझाने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का हिंदी होता है भारतीय सभ्यता और संस्कृति। फ्रेंड्स, इसके जो राइटर है उनका नाम है महात्मा गांधी। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है यह एक एस्से है और इसी ने एक्सट्रैक्ट भी कहा जाता है। फ्रेंड, एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है छोटा सा हिस्सा या खंड या टुकड़ा भी बोल सकते हैं। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है यह एक छोटा सा टुकड़ा या खंड है किसका? तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ का, जो महात्मा गांधी का ऑटोबायोग्राफी है। तो उनका जो महात्मा गांधी का जो ऑटोबायोग्राफी है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, इसी से इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को लिया गया है। तो आइए फ्रेंड्स, इस चैप्टर को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले महात्मा गांधी का बायोग्राफी यहाँ पे दिया गया है, यानी इनके बारे में कुछ लिखा गया है जो पढ़ना है और समझना भी है उसे, क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम में इनके बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। इसमें लिखा गया है मोहनदास करमचंद गांधी वाज बॉर्न इन 1869 एंड डाइड इन 1948। इसमें लिखा गया है ये जो महात्मा गांधी, इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी और इनका जन्म हुआ था 1869 में और इनकी मृत्यु हो गई थी 1948 में। देखिए आगे क्या लिखा गया है, पॉपुलरली नोन एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन। इसमें लिखा गया है मतलब पॉपुलरली नोन एज का मतलब होता है, पॉपुलरली मीन्स होता है लोकप्रिय। क्या होता है? लोकप्रिय या फेमस भी होता है। नोन मीन्स होता है जाने जाते थे। तो मतलब ये लोकप्रिय थे और प्रसिद्ध थे किस रूप में? तो बापू और द फादर ऑफ द नेशन। फादर ऑफ द नेशन का मतलब होता है राष्ट्रपिता। क्या होता है? राष्ट्रपिता। तो इनको ना लोग महात्मा गांधी के नाम से, राष्ट्रपिता के नाम से और बापू के नाम से भी लोग इन्हें जानते हैं और लोग इन्हें याद करते हैं। लिखा गया है वॉज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। मतलब यह एक क्या थे? पॉलिटिशियन थे, यानी एक राजनेता थे, मतलब एक राजनीतिज्ञ थे। लेकिन ये राजनीतिज्ञ कम और स्पिरिचुअल लीडर ज़्यादा थे, यानी आध्यात्मिक नेता ज़्यादा थे। फ्रेंड, स्पिरिचुअल का अर्थ होता है आध्यात्मिक, और आध्यात्मिक नेता हम वैसे नेता को कहते हैं जो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए काम नहीं करता है, लोगों के फ़ायदे के लिए काम करता है, मतलब सभी लोगों के हित का काम करता है। तो हमारे जो महात्मा गांधी थे वो एक स्पिरिचुअल लीडर थे, क्योंकि वह पूरे इंडिया को आज़ादी दिलवाने में अंग्रेज़ों से जो हम लोग गुलाम थे उससे आज़ाद करवाने में, हमारे देश को आज़ादी दिलाने में ये बहुत ज़्यादा मदद किए थे। इसीलिए इन्हें स्पिरिचुअल लीडर कहा जाता है, वो भी नॉन वायलेंट वे में, यानी अहिंसा के रास्ते पे चलते हुए। देखिए आगे इनके बारे में क्या लिखा गया है, ही सक्सेसफुली used truth and non-violence as the chief weapons against the British rule in India and helped India gain independence। आइए इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड है उसे पहले देख लेते हैं। इंडिपेंडेंस मीन्स होता है स्वतंत्र, और गेन मीन्स होता है प्राप्ति करना। अच्छा, हेल्प्ड मीन्स होता है मदद करना, और रूल मीन्स होता है शासन। ब्रिटिश रूल मीन्स होता है अंग्रेजी शासन भी बोल सकते हैं, ये दोनों को एक साथ ही पढ़ेंगे। ब्रिटिश रूल मीन्स होता है अंग्रेजी हुकूमत या शासन भी बोल सकते हैं। अच्छा, अगेंस्ट मीन्स होता है विरुद्ध, और वेपन्स मीन्स होता है अस्त्र। आइए फ्रेंड्स आगे देखते क्या लिखा गया। नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस का मतलब होता है अहिंसा, और यहाँ पे लिखा है ट्रूथ। ट्रूथ मीन्स होता है सत्य। क्या होता है? सत्य या सच भी बोल सकते हैं इसे। इसमें लिखा गया है ही सक्सेसफुली यूज्ड, मतलब उन्होंने सफलतापूर्वक प्रयोग किया था ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, मतलब सत्य और अहिंसा का, एज द चीफ वेपन्स, मतलब एक मुख्य अस्त्र के रूप में, अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, मतलब इंडिया में जो अंग्रेजी शासन था उसके विरुद्ध, उसके खिलाफ में इन्होंने मुख्य अस्त्र के रूप में सत्य और अहिंसा का प्रयोग किया था। एंड हेल्प इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, और भारत को आज़ादी दिलाने में मदद किया था इन्होंने। मतलब इसमें लिखा गया है ये जो हमारे महात्मा गांधी थे ना, वह अंग्रेज़ों के खिलाफ सत्य और अहिंसा का प्रयोग किए थे मुख्य अस्त्र के रूप में, और इंडिया को यानी भारत को आज़ादी दिलाने में मदद किए थे। देखिए आगे इनके बारे में क्या लिखा गया है। फ्रॉम 1915 टिल 1948 ही कम्प्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। देखिए इसमें लिखा गया है 1915 से लेकर 1948 तक ही कम्प्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स, मतलब खुद को न वह भारतीय राजनीति के लिए खुद को डोमिनेट किए थे, यानी वे भारतीय राजनीति में क्या थे? वो सक्रिय रहते, एक्टिव रहते थे। डोमिनेट मीन्स होता है एक्टिव रहना, सक्रिय रहना। देखिए आगे क्या लिखा गया इनके बारे में। ही डाइड एट द हैंड्स ऑफ फैनेटिक ऑन 13 जनवरी 1948, मतलब इनकी हत्या कर दी जाती है। ठीक है, इनकी हत्या कर दी जाती है कब? तो 1948 में, 30 जनवरी 1948, यानी 30 जनवरी 1948 को। द हैंड्स ऑफ ए फैनेटिक, मतलब एक फैनेटिक क्या, तो फैनेटिक मीन्स पागल होता है, या इसे कट्टरपंथी भी बोल सकते हैं। एक कट्टर आदमी था जो इनका बहुत ज़्यादा विरोधी था,
उसके हाथों इनकी हत्या कर दी जाती। कब? 30 जनवरी 1948 को। उसका नाम था नाथूराम गॉडसे, इसमें नहीं लिखा गया है। आगे देखिए क्या लिखा गया है इसके बारे में। ही इज ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी मीन्स होता है आत्मकथा। क्या होता है? आत्मकथा। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपके लाइफ के बारे में, आपके जीवन के बारे में अगर कोई लिख रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? बायोग्राफी। अगर मैं अपने लाइफ के बारे में, अपने जीवन के बारे में खुद ही लिख रहा हूँ तो इसे ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है। तो महात्मा गांधी ने अपना ऑटोबायोग्राफी लिखा था जिसका नाम था माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। क्या लिखा था? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ये महात्मा गांधी का क्या है? ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा है। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ है इसी से इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को लिया गया है। फ्रेंड्स तो इस प्रकार से हम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ का पार्ट्स कह सकते हैं। फ्रेंड्स इस मतलब ये इस बुक से निकला, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ से ही इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर निकला है, इसीलिए इसे इससे और साथ में एक्सट्रैक्ट भी बोल सकते हैं। यानी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज़ द एक्सट्रैक्ट ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। यानी ये जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है ना, वह जो है ना माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ का क्या है? एक पार्ट है, एक हिस्सा है। आगे देखिए क्या लिखा गया इनके बारे में। एंड द न्यूमरस आर्टिकल्स that he wrote for Young India and the speeches that he delivered on different occasions reveal him not only as an original thinker but also a great master of just idiomatic English। आइए फ्रेंड्स इसके हिंदी को समझते हैं। इसमें लिखा गया है, न्यूमरस मीन्स होता है अनेकों। क्या होता है? अनेकों मतलब बहुत सारा। ठीक है। आर्टिकल्स मीन्स होता है अनुच्छेद भी बोल सकते हैं या लेख भी बोल सकते हैं, ऐसे ये दोनों होता है इसका हिंदी। यहाँ पे लेख समझेंगे, यानी ये बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे थे, बहुत सारे लेख लिखे थे फॉर यंग इंडिया। यंग इंडिया एक न्यूज़पेपर था और उसी से महात्मा गांधी जुड़े हुए थे। तो इसके लिए नहीं, ये बहुत सारे क्या लिखे थे? आर्टिकल्स लिखे थे। आगे देखिए क्या लिखा गया, स्पीचेज और भाषण दैट ही डिलीवर्ड, जो उन्होंने बहुत सारे मौक़ों पे दिया था। डिफरेंट ओकेजन्स मीन्स होता है अनेक मौके पे। रिवील हिम मतलब उसको पढ़ने से, रिवील हिम मतलब उसको बताता है, मतलब पता चलता है। रिवील हिम मीन्स क्या होता है? पता चलता है। नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर, ओरिजिनल थिंकर मीन्स होता है मौलिक विचारक, बट ऑल्सो एज ए ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट आइडियोमेटिक इंग्लिश। अच्छा, चेस्ट मीन्स होता है जानकार। क्या होता है? जानकार। ठीक है। और मास्टर मीन्स होता है ज्ञाता भी बोल सकते हैं, या ये भी मतलब इसका मतलब भी होता है बहुत जानकार ही होता है। और चेस्ट मीन्स होता है, मैं दोबारा बताना चाहता हूँ, चेस्ट का मतलब आप इसे जानकार भी बोल सकते हैं और शुद्ध भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? शुद्ध। आइडियोमेटिक मीन्स होता है मुहावरेदार। और इंग्लिश मतलब तो जानते ही अंग्रेजी होता है। इसमें ये लिखा गया है, ये पूरा जो मैं अभी तक लाइन्स पढ़ा हूँ इसमें बताया गया है कि ये जो महात्मा गांधी थे ना, अनेकों लेख लिखे थे यंग इंडिया के लिए। अच्छा, अनेक मौक़ों पे ये भाषण दिए थे, स्पीच दिए थे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसमें लिखा गया है, और ये जो मतलब आइडियोमेटिक इंग्लिश जो होता है यानी मुहावरेदार जो अंग्रेजी होता है, उसके लिए मास्टर के रूप में, उसके ज्ञाता के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, यही बात इसमें लिखा गया है। तो मैं दोबारा इसको बता देना चाहता हूँ कि ये जो महात्मा गांधी थे, यंग इंडिया के लिए बहुत सारे लेख लिखे थे। अच्छा, उसके बाद इन्होंने अलग अलग मौक़ों पे बहुत सारा भाषण दिया था, स्पीच दिया था। उसको सुनने से और इनके द्वारा लिखी गई लेख को पढ़ने से पता चलता है कि वह ना बहुत बड़ा मास्टर थे। किस चीज़ के? तो चेस्ट शुद्ध, और आइडियोमेटिक मीन्स होता है मुहावरेदार अंग्रेजी के। ये शुद्ध और मुहावरेदार अंग्रेजी के क्या थे? बहुत बड़े मास्टर थे। क्या थे? बहुत बड़े मास्टर थे। आइए आगे इनके बारे में क्या लिखा गया है देखते हैं और पढ़ते हैं। लिखा गया इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, ये जो मतलब जिस एक्सट्रैक्ट को अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन civilization which has successfully withstood the passage of time। देखिए, ये जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है, यह क्या है? एक एक्सट्रैक्ट है। एक्सट्रैक्ट का मतलब तो आपको पता ही है, छोटा सा टुकड़ा या पार्ट होता है। इसमें ना वह बात करते हैं, गांधी जी टॉक्स अबाउट मतलब बात करते किसके बारे में? द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, मतलब भारतीय सभ्यता का जो मजबूत नींव है। साउंड फाउंडेशन में होता है मजबूत नींव है, उसके बारे में वह बात करते हैं। आगे देखिए क्या लिखा गया है, which he has successfully withstood the passage of time। ये अपना जो इंडियन सिविलाइजेशन है ना, इंडियन सिविलाइजेशन भारतीय सभ्यता, वो withstood मतलब वो अभी भी अडिग है। passage of time मतलब बीते हुए समय के साथ भी अभी भी वो क्या है? मतलब अभी भी वो जीवित है, मतलब अभी भी जैसे था ना बिल्कुल वैसा ही, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। तो उसी के बारे में वह बात करते हैं। देखिए, passage of time मीन्स होता है बीते हुए समय, बीते हुए समय का। अब विथ स्टूड मीन्स होता है संभल कर एकदम खड़ा रहना या अडिग रहना। सक्सेसफुली मीन्स होता है सफलतापूर्वक, और सिविलाइजेशन मीन्स होता है सभ्यता। तो इसमें यह बताया गया है अपना जो इंडियन सिविलाइजेशन है ना, वो बीतते हुए समय के साथ अभी भी अडिग है, मतलब अभी भी जैसे था बिल्कुल वैसा ही है।
आगे देखिए ये क्या कहते हैं, द वेस्टर्न civilization which has tendency to privilege materiality cannot match the Indian civilization that elevates the moral being। देखिए इसमें ये गांधी जी कहते हैं द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, वेस्टर्न सिविलाइजेशन मीन्स होता है पश्चिमी सभ्यता, पश्चिमी सभ्यता हुई है द टेंडेंसी, मतलब वो जो पश्चिमी सभ्यता ना जिसका टेंडेंसी है, जिसका प्रवृत्ति है, टू प्रिविलेज, प्रिविलेज मीन्स होता है प्रचार प्रसार करना, मेटेरियलिटी, मतलब ये जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है पश्चिमी सभ्यता है ना, वो प्रिविलेज करता है, मतलब प्रचार प्रसार करता है किस चीज़ का, मेटेरियलिटी का, मतलब भौतिकवाद का, कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन। और ये जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है ना, जो भौतिकवाद का प्रचार प्रसार करता है, वह कभी भी बराबरी नहीं कर सकता है। मैच मीन्स क्या होता है, बराबरी करना, किसका था, भारतीय सभ्यता का यानी इंडियन सिविलाइजेशन का कभी बराबरी नहीं कर सकता है। दैट एलिवेट्स, जो मतलब एलिवेट करता है, जो बढ़ावा देता है, द मोरल बीइंग का मतलब जो नैतिकता का बढ़ावा देता है, उसका वो कभी भी बराबरी नहीं कर सकता है। फ्रेंड्स, ये रहा महात्मा गांधी का ऑटोबायोग्राफी के बारे में इसमें दिया गया है, और इसमें उनके ऑटोबायोग्राफी जो था माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, उसके बारे में भी हम लोग पढ़े हैं। इसमें ये बताया गया है कि ये जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है, यह महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी जिसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ से लिया गया है, और इसमें उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से मतलब एक्सप्लेन किया है, मतलब वर्णन किया है किस चीज़ का, तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन का और इंडियन सिविलाइजेशन का। और इसमें ना ये भी बताया गया है कि हमारे जो महात्मा गांधी थे वो बापू और राष्ट्रपिता के रूप में तो जाने ही जाते हैं, और अंग्रेज़ों से इंडिया को आज़ाद कराने में नॉन वायलेंस और ट्रूथ का यूज करके, उसका प्रयोग करके ये भारत को आज़ादी दिलवाए थे। और इसमें ये भी बताया गया है कि ये हमारे जो महात्मा गांधी थे ना, वो चेस्ट आइडियोमेटिक इंग्लिश, मतलब मास्टर ऑफ चेस्ट आइडियोमेटिक इंग्लिश भी बताया गया, यानी वो शुद्ध और मुहावरेदार अंग्रेजी के बहुत बड़े मास्टर थे, बहुत बड़े ज्ञाता थे। तो फ्रेंड्स, ये रहा महात्मा गांधी का बायोग्राफी, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। अब आइए आगे देखते हैं इस एस्से के बारे में, पढ़ते हैं इसमें क्या क्या लिखा गया है। इसमें लिखा गया है, पहला जो पैराग्राफ है उसको पढ़ते हैं, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति का जो पहला पैराग्राफ है उसको पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। इसमें लिखा गया है, आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज़ evolved इज़ नॉट टू बी beaten इन द वर्ल्ड, नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाई आवर एंसेस्टर्स। इसमें लिखा गया है आई बिलीव दैट, महात्मा गांधी इसमें लिखे हैं आई बिलीव दैट, मतलब मुझे पूरा विश्वास है, दैट द कि द सिविलाइजेशन, ये जो सभ्यता है, इंडिया हैज़ इवॉल्व्ड, इवॉल्व मतलब होता है विकसित करना, ठीक है, मतलब जिस सभ्यता का विकास, ये कहते हैं महात्मा गांधी, आई बिलीव दैट, मुझे पूरा विश्वास है कि जिस सभ्यता का विकास इंडिया ने किया है, इज़ नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड, मतलब संसार में, पूरे संसार में कोई इसका बराबरी नहीं कर सकता, मतलब कोई भी इसको हरा नहीं सकता है। आगे ये कहते हैं, नथिंग कैन इक्वल द सीड सोन बाई आवर एंसेस्टर्स, ये कहते हैं कि हमारे एंसेस्टर्स ने, मतलब हमारे पूर्वजों ने सभ्यता का जो बीज बोया है उसका बराबरी कोई नहीं कर सकता। इक्वल मीन्स होता है बराबरी करना। आगे लिखा गया है, रोम वेंट, मतलब रोम जो है वह मिट गया, ग्रीस शेयर्ड द same fate. The might of the pharaohs was broken. Japan has become westernized. Of China nothing can be said, but India is still somehow और अदर साउंड एट द फाउंडेशन। इसमें लिखा गया है, देखिए महात्मा गांधी कहते हैं कि सभ्यता का जो बीज हमारे पूर्वजों ने बोया है उसका बराबरी कोई नहीं कर सकता है। और वह एग्जाम्पल भी देते हैं कि रोम मिट गया, मतलब रोम का जो सभ्यता था ना वो भी मतलब ख़त्म हो गया। ग्रीस शेयर्ड द सेम फेट, यानी ग्रीस जो था, यानी जो यूनान था, उसके साथ भी उसका भी वही हश्र हुआ। आगे लिखा गया है, द माइट ऑफ फेराओज वाज ब्रोकन, मतलब ये जो फेराओज था ना, ये इजिप्ट का शासक था, मतलब इजिप्ट का राजा था, यानी मिस्र का राजा था, इसका भी क्या हो गया, इसका भी शासन जो था ना वो भी ख़त्म हो गया, इसकी भी शक्ति ख़त्म हो गई। जापान हैज़ बिकम वेस्टर्नाइज, ये जो जापान है ना, जापान ये भी मतलब ये एशियन कंट्री है, लेकिन इसका भी क्या हो गया, वेस्टर्नाइज हो गया, मतलब इसका भी पश्चिमीकरण हो गया है। मतलब ये भी जो ना यूरोपीय कंट्री के जो लोग हैं ना और वहाँ के जो सभ्यता उसको फॉलो करना लगा है, मतलब ये भी अपने सभ्यता पे अडिग नहीं है। आगे कहते हैं, चाइना नथिंग कैन बी सेड, और चाइना के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, बट इंडिया इज स्टिल सम हाउ और अदर साउंड एट द फाउंडेशन, लेकिन अपना इंडिया जो है ना वो अभी भी स्टिल मतलब अभी भी अडिग है, सम हाउ कैसे भी, और अदर और दूसरे तरीके से, साउंड एट द फाउंडेशन मतलब भारत का जो मजबूत नींव है, भारतीय सभ्यता का जो मजबूत नींव है उस पर भारत आज भी अडिग है, मतलब किसी भी तरीके से। देखिए फ्रेंड्स, इसमें महात्मा गांधी बताने की कोशिश किए हैं कि हमारा जो भारतीय सभ्यता जो हमारे पूर्वजों के द्वारा बनाया गया है वो अभी भी किसी भी तरीके से अभी भी अडिग है, लेकिन संसार का जो अन्य सभ्यता है, वर्ल्ड का जो कोई दूसरा सभ्यता है, वो
अडिग नहीं है, उसमें मतलब बदलाव आ गया है और वो ख़त्म भी हो गया है। और एग्जाम्पल के तौर पे वो बताने की कोशिश की हमें कि ये जो रोम है, रोम जो है, रोम मतलब मिट गया, रोम का भी नाश हो गया। ग्रीस शेयर्ड द सेम फेट, मतलब ये जो ग्रीस है, यूनान है, उसका भी वही हश्र हुआ। द माइट ऑफ फिराओज वाज ब्रोकन, और ये जो फिराओज मतलब जो था इजिप्ट का शासक, उसकी भी शक्ति छीन हो गई। जापान का भी वेस्टर्नाइज हो गया, इसका भी पश्चिमीकरण हो गया। चाइना के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन अपना इंडिया अभी भी अडिग है अपने मजबूत नींव पे। आगे लिखा गया है, the people of Europe learned their lesson from the writing of the men of Greece or Rome, which exist no longer in their former glory। ये आगे लिखे हैं कि ये जो यूरोप के जो लोग हैं ना, यूरोप के जो लोग हैं, लर्न देयर लेसन, मतलब वो अपना ज्ञान का अर्जन करते हैं, मतलब ज्ञान सीखते हैं। फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द मेन ऑफ ग्रीस और रोम, मतलब ग्रीस और रोम के रहने वाले जो लेखक हैं, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों को पढ़कर यूरोप के जो लोग हैं ना, वो ज्ञान का अर्जन करते हैं। which exist no longer in their former glory। और ये ग्रीस और रोम जो है ना, इसका जो फॉर्मर ग्लोरी था, इसकी जो मतलब इसका ग्लोरी मीन्स होता है गौरव, इसका जो इतिहास है, इसका जो गौरव है, वो खुद ही नहीं है, मतलब एग्जिस्ट नहीं है, वो मतलब अस्तित्व में नहीं है, मतलब वो ख़त्म हो चुका है। यानी ग्रीस और रोम जो है, उसका सभ्यता, उसका जो सिविलाइजेशन है, ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। और उसी के द्वारा लिखी गई पुस्तकों को पढ़कर ये जो यूरोप के जो लोग हैं ना, वो ज्ञान का अर्जन करते हैं। यही महात्मा गांधी कहना चाहते हैं। आगे क्या लिखे हैं, इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम द Europeans imagine that they will avoid the mistakes of Greece and Rome, such is their pitiable condition। अच्छा, pitiable condition मीन्स होता है दयनीय स्थिति। क्या होता है? दयनीय स्थिति। ये जो यूरोप के लोग हैं ना, वो इमेजिन करते हैं, वो कल्पना करते हैं कि दे विल एवॉइड द मिस्टेक्स ऑफ ग्रीस और रोम, जो ग्रीस और रोम जिसने गलती किया था, जो मिस्टेक्स किया था ना, उसको ये एवॉइड करेंगे। मतलब ये कहना चाहते हैं कि यूरोप के जो लोग हैं, वो कहना चाहते हैं कि ग्रीस और रोम के जो लेखक हैं, उनके द्वारा लिखी गई बात को हम पढ़ेंगे, लेकिन वो जो गलती किए थे ना, वो गलती हम नहीं करेंगे। तो ऐसा हो सकता है? ऐसा कभी नहीं हो सकता है। सच इज़ देयर पिटिएबल कंडीशन। और उनका जो ये इमेजिनेशन है, उनका जो ये सोच है ना, ये उनकी बुरी स्थिति को क्या करता है? शो करता है, दिखाता है, मतलब उनकी दयनीय स्थिति को बताता है। आइए फ्रेंड्स, अगला पैराग्राफ को पढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा गया है? आगे लिखा है, इन द मिडस्ट ऑफ ऑल दिस, मतलब इन सब के बीच, इंडिया रिमेंस इमूवेबल। अपना भारत जो है ना, अपना इंडिया जो है, वो रिमेंस मतलब अभी भी है, क्या है? इमूवेबल है, मतलब अडिग है। एंड दैट इज हर ग्लोरी, और यही भारत का क्या है? गौरव है, मतलब यही भारत का सुंदरता है। महात्मा गांधी कहना चाहते हैं कि संसार के जितने भी सभ्यता है, वो सबका नाश हो गया, सब मतलब उसका अस्तित्व नहीं बचा हुआ है, लेकिन अपना जो इंडियन सिविलाइजेशन है, अपना जो भारतीय सभ्यता है, वो अभी भी इमूवेबल है, मतलब अडिग है, मतलब जैसे पहले था बिल्कुल वैसा ही है। और यही जो है ना, भारत का, इंडियन सिविलाइजेशन का क्या है? ग्लोरी है, मतलब यही भारत का गौरव है, यही भारत का इतिहास है, और यही भारत की सुंदरता है। आगे वह कहते हैं, इट इज़ ए चार्ज against India that her people are so uncivilized, ignorant and stolid that it is not possible to induce them to adopt any changes। देखिए, चार्ज मीन्स होता है आरोप। क्या होता है? आरोप। मतलब इट इज़ ए चार्ज, मतलब यह एक आरोप है जो कौन लगाता है? अगेंस्ट इंडिया, मतलब भारतीय लोगों के प्रति, भारतीय लोगों के प्रति ना, भारतीय लोगों पे एक चार्ज लगाया जाता है, मतलब एक आरोप लगाया जाता है। और वो आरोप क्या है? कि हर पीपुल आर अनसिविलाइज्ड, मतलब यहाँ के जो लोग हैं ना, वो असभ्य है, इग्नोरेंट है, मतलब अनपढ़ है, एंड स्टॉलिड, और वो मूर्ख है। दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इंड्यूस देम टू एडॉप्ट एनी चेंजेस, मतलब क्योंकि वो जो ना एडॉप्ट करने के लिए, मतलब अपनाने के लिए, एनी चेंजेस मतलब किसी भी परिवर्तन को अपनाने के लिए भारतीय लोग जो है ना, वो मतलब रेडी नहीं है। इसीलिए मतलब अदर कंट्री के जो लोग हैं, वो मतलब भारतीय लोगों पे आरोप लगाते हैं कि वहाँ के आदमी सब ना असभ्य है, इग्नोरेंट मतलब अनपढ़ है, स्टॉलिड मतलब मूर्ख है। देखिए, महात्मा गांधी कहना चाहते हैं कि भारतीय सभ्यता जो पहले था बिल्कुल वैसा ही है, और भारतीय लोग जो है अपने सभ्यता को फॉलो करते हैं, और वो किसी भी परिवर्तन को अपनाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो अपने सभ्यता में ही क्या है? संतुष्ट हैं। तो अदर कंट्री वाले हम पे आरोप क्या लगाते हैं? कि भारतीय आदमी सब ना क्या है? अनसिविलाइज्ड है, मतलब असभ्य है, और क्या? इग्नोरेंट है, मतलब पागल है। स्टॉलिड मीन्स क्या होता है? मूर्ख होता है, मतलब वह असभ्य है, पागल है, और क्या है? अनपढ़ है। ये सब आरोप लगाया जाता है दूसरे कंट्री के, दूसरे देश के लोगों द्वारा। आगे देखिए क्या कहते हैं, इट इज़ ए चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट, मतलब महात्मा गांधी कहते हैं कि वास्तव में ये हमारे मेरिट पे, मतलब ये हमारे मेधा पे, यानी हमारे गुण पे लगाया गया क्या है? एक चार्ज है, एक आरोप है। व्हाट वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड ट्रू ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस। एनविल मीन्स होता है निहाई, और एक्सपीरियंस मतलब होता है
अनुभव क्या होता है? अनुभव। ये महात्मा गांधी कहना चाहते हैं कि जिस सभ्यता को हमने टेस्ट किया, मतलब उसको क्या किया है? परखा है, जांचा है, एंड फाउंड ट्रू, और जिसे सत्य पाया है, ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब अपने अनुभव के निहाई पे जिस सभ्यता को मैंने क्या किया है? जांचा है, परखा है और उसे सही पाया है। वी डियर नॉट चेंज, हमारी हिम्मत नहीं है इसे बदलने की, परिवर्तन करने की। यानी महात्मा गांधी कहते हैं कि जो हमारा भारतीय सभ्यता है उसका मैंने क्या किया? जांच किया है, मतलब उसे टेस्ट किया है और मैंने उसे सही पाया है। तो जो मेरे लिए सही है, जो हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए बनाया वो सही है, उसको चेंज करने के लिए, उसमें परिवर्तन करने के लिए मेरा हिम्मत नहीं है, मेरा हार्ट जो है, मेरा जो हृदय है वो अलाउ नहीं करता है। आगे कहते हैं मैनी थ्रस्ट देयर एडवाइस अपॉन इंडिया एंड द रिमेन्स स्टडी, मतलब बहुत सारे, मैनी थ्रस्ट मतलब बहुत सारे जो मतलब आरोप है, देयर एडवाइस और बहुत सारे जो सलाह है वो थ्रस्ट करने की मतलब थोपने की कोशिश करते हैं अपॉन इंडिया, इंडिया पे बहुत सारे लोग जो है ना अदर कंट्री वाले अपना एडवाइस मतलब अपना सलाह जो है ना वो देने की कोशिश करते हैं, थोपने की कोशिश करते हैं। एंड सी रिमेन्स स्टेडी, लेकिन फिर भी जो अपना इंडिया है ना वो स्टेडी है, मतलब वो अडिग है, मतलब अभी भी क्या है? अडिग है, मतलब किसी को वो सुनने वाला नहीं है और किसी के बात में आने वाला नहीं है भारतीय लोग। आगे लिखा गया है दिस इज हर ब्यूटी, इट इज़ द सीट एंकर ऑफ आवर होप। ये कहते हैं कि अपना जो भारतीय सभ्यता है ना वो क्या है? अडिग है, स्टडी है, और यही भारतीय मतलब भारतीय सभ्यता की क्या है? सुंदरता है। एंड इट इज़ द सीट एंकर ऑफ आवर होप, और यही हमारे उम्मीदों के आधार है। सीट एंकर मीन्स क्या होता है? आधार होता है, बेस होता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए आगे देखते हैं अगला थर्ड पैराग्राफ में क्या लिखा गया है। इसमें लिखा गया है सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट व्हिच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, मतलब ये सिविलाइजेशन जो है ना, सिविलाइजेशन मतलब यह क्या है? मोड ऑफ कंडक्ट है व्हिच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, मतलब यह एक अच्छा आचरण है जो लोगों को बताता है किसके बारे में? तो उसके ड्यूटी के बारे में, मतलब पाथ ऑफ ड्यूटी मीन्स होता है कर्तव्य के रास्ता। ये सिविलाइजेशन जो है ना वही हमें क्या बताता है? कर्तव्य के रास्ते को बतलाता है, पाथ ऑफ ड्यूटी को। आगे कहते हैं परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी आर कन्वर्टिबल टर्म्स। ये कहते हैं परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी मतलब अपने कार्यों को सही तरीके से करना, एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी और नैतिकता का पालन करना, ये दोनों जो है ना कन्वर्टिबल टर्म्स हैं, मतलब एक दूसरे का ना मतलब कन्वर्टिबल टर्म्स हैं। अगर आप अपने ड्यूटी को सही तरीके से कर रहे हैं यानी आप नैतिकता का पालन कर रहे हैं, यानी अगर आप नैतिकता का पालन कर रहे हैं यानी अपना ड्यूटी सही तरीके से कर रहे हैं, इसलिए दोनों को कन्वर्टिबल टर्म्स कहा गया है। आगे देखिए क्या लिखा गया है टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड्स एंड आवर पैशन। देखिए फ्रेंड्स इसमें लिखा गया है अगर आप टू ऑब्जर्व मोरालिटी, अगर आप नैतिकता का पालन करते हैं, इज टू अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड्स एंड आवर पैशंस। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके ना अपने माइंड पे मतलब आपके मन पे, एंड आवर पैशंस और आपके जो ख्वाहिश है, आपके जो शौक है उस पर आपने क्या पा लिया? मतलब उस पर आपका कंट्रोल हो गया। क्या हो गया? कंट्रोल हो गया। महात्मा गांधी कहना चाहते हैं कि आपके जितने भी पैशंस है और आपका जो माइंड्स है उसमें ना कंट्रोल हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? आप ना मोरालिटी को क्या कर रहे हैं? फॉलो कर रहे हैं, यानी मोरालिटी को, नैतिकता का पालन करना चाहिए। इससे हमारे मन पे और हमारे जो शौक होते हैं, हमारे जो पैशंस होते हैं उस पर क्या हो जाता है? कंट्रोल हो जाता है। आगे कहते हैं सो डूइंग वी नो आवर सेल्फ्स, अगर हम ऐसा करते हैं, अगर हम नैतिकता का पालन करते हैं और अपने माइंड पे और अपने पैशंस पे कंट्रोल कर लेते हैं, इस प्रकार से हम खुद को जान जाएंगे और खुद को समझ पाएंगे। आगे लिखा गया है द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट, मतलब इसमें लिखा गया है गुजराती इक्विवेलेंट सिविलाइजेशन का अर्थ ही होता है गुड कंडक्ट, मतलब अच्छा आचरण। मतलब इसमें लिखा गया गुजराती इक्विवेलेंट सिविलाइजेशन, ठीक है, यहाँ पे लिखा है गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन, इसका अर्थ होता है क्या? गुड कंडक्ट, मतलब अच्छा आचरण। आइए फ्रेंड्स अगला पैराग्राफ देखते हैं इसमें क्या लिखा गया है 4 नंबर में। इफ दिस डेफिनेशन बी करेक्ट देन इंडिया एज सो मैनी राइटर्स हैव शोन हैज़ नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबॉडी एल्स एंड दिस इज एज इट इज़ शुड बी। ये कहते हैं इफ़ दिस डेफिनेशन बी करेक्ट, अगर ये डेफिनेशन जो है मतलब भारतीय सभ्यता का जो परिभाषा है अगर ये सही है, करेक्ट है, देन इंडिया, तब भारत को एज सो मैनी राइटर्स हैव शोन, मतलब बहुत सारे जो राइटर्स हैं, बहुत सारे जो लेखक हैं जो सभ्यता का डेफिनीशन दिए, परिभाषा दिए हैं, ठीक है, हैज़ नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबॉडी, तब ना मतलब किसी भी, मतलब बहुत सारे राइटर है, बहुत सारे लेखक है जो ना सभ्यता का परिभाषा दिए हैं, तो उस परिभाषा को ना हमें मानने का और उससे एक्सेप्ट करने की कोई ज़रूरी नहीं अगर अपना भारतीय सभ्यता का डेफिनीशन सही है। आगे कहते हैं एंड दिस इज एज इट इज शुड बी, और जैसा अपना भारतीय सभ्यता और अपना भारतीय सभ्यता का जो डेफिनीशन है, जो परिभाषा है, वो बिल्कुल वैसा ही रहना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स चौथा जो पैराग्राफ है इसमें महात्मा गांधी कहते हैं कि अपना जो भारतीय सभ्यता का अगर डेफिनीशन, परिभाषा सही है तो
बहुत सारे जो राइटर हैं, बहुत सारे जो लेखक हैं, वो सभ्यता का परिभाषा दिए हैं, तो उसको ना मुझे अपनाने का, उसको समझने का कोई ज़रूरी नहीं है। अगर हमारा अपना सभ्यता का परिभाषा सही है तो इसे जैसा वो वैसा ही रहने देना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए अगला 5वां पैराग्राफ में क्या कहते हैं, वी नोटिस दैट द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड। महात्मा गांधी कहते हैं कि हमने नोटिस किया, मतलब हमने ऑब्जर्व किया, मतलब हमने समझा है कि अपना जो माइंड होता है ना, माइंड, अपना जो मन होता है वो रेस्टलेस बर्ड होता है, मतलब एक बेचैन पक्षी होता है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, मतलब जितना इसको मिलता है ना उतना ही इसकी मतलब चाहते बढ़ती जाती है, इसके वांट्स बढ़ते जाता है। आगे कहते हैं एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और लास्ट में भी ये क्या रह जाता है, असंतुष्ट रह जाता है। महात्मा गांधी कहते हैं कि माइंड जो होता है ना, मन जो होता है, एक बेचैन पक्षी होता है। इसको जितना मिलता है ना उसका उतना ही ख्वाहिश है, और इसका चाहत, उसका पैशन उतना ही बढ़ते जाता है। इसलिए हमें अपने माइंड पे, अपने मन पे कंट्रोल करना चाहिए। आगे क्या लिखा गया देखिए, द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैसन्स द मोर अनब्रिडल्ड दे बिकम। ये कहते हैं कि हम अपने पैसन में, अपने ख्वाहिशों में, अपने ज़रूरत को पूरा करने में जितना इंडल्ज हो जाएंगे, उतना मतलब संलिप्त हो जाएंगे, द मोर अनब्रिडल्ड दे बिकम, उतना ही ये अनब्रिडल्ड हो जाएगा, उतना ही ये अनियंत्रित हो जाएगा। ये कहते हैं कि आप अपने शौक़ पूरा करने में, अपने ख्वाहिशों को पूरा करने में आप जितना इंडल्ज होंगे, जितना उसमें लगेंगे ना, उतना ही वो और ज़्यादा क्या हो जाएगा, अनब्रिडल्ड हो जाएगा, मतलब अनकंट्रोल हो जाएगा। आगे कहते हैं आवर एंसेस्टर्स देयर फोर्स सेट ए लिमिट टू आवर इंडल्जनेस। इसीलिए हमारे जो एंसेस्टर हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे संलिप्तता का, ठीक है, संलिप्तता का एक लिमिट बनाए थे, मतलब एक निश्चित जो है ना एरिया बना दिए थे कि इससे ज़्यादा आपको इंडल्ज नहीं होना। आगे कहते दे सॉ व्हाट हैप्पीनेस वाज लार्जली ए मेंटल कंडीशन, मतलब उन्होंने देखा कि ये जो हैप्पीनेस होता है ना, ये जो खुशी होता है ना, वो लार्जली मतलब मुख्य रूप से वो क्या होता है, एक मेंटल कंडीशन होता है, एक मानसिक स्थिति होता है। मतलब उसका ना धन दौलत से कोई लेने देना नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे जो अमीर लोग होते हैं अक्सर उन्हें दुखी देखा गया है, और बहुत सारे गरीब लोगों को भी खुश देखा गया है। इसलिए हैप्पीनेस जो होता है, ये जो खुशी होता है ना, एक मेंटल कंडीशन होता है, एक मानसिक स्थिति होता है, इसका धन दौलत से कोई लेना देना नहीं होता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं इतना ही पढ़ाऊँगा, इससे आगे इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में यानी पार्ट 2 में मैं बताऊँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को देखने के लिए आपको मैं धन्यवाद कहता हूँ, थैंक यू बोलता हूँ। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर इस वीडियो से आपको कुछ जानने को, समझने को मिला होगा, तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करेंगे।